हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारा टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? सॉल्यूशन में हमारा चल रहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और दूसरी कौन सी थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर बात की जाए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? घट जाना। फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी, उसमें हमने पढ़ा था कि हम जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। वैसे ही अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात की जाए, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट is added in a pure solution, जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को एक प्योर सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज। उसका वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा? डिक्रीज। हेंस इंक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। और उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। बात की जाती है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, आएगा डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने बात की थी कि बॉइलिंग पॉइंट तो क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों करता है वो हम पढ़ चुके थे। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। जैसे हमने बात की थी सॉलिड और लिक्विड। बात की जाए सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, इन इक्विलिब्रियम विद वेपर। हमने जब इस वाले इक्विलिब्रियम की बात की थी, हमने ये पढ़ा था कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया? इंक्रीज। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर at which vapor pressure of solution in solid phase is equal to vapor pressure in liquid phase। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। हमने बात की थी बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब किसके इक्वल हो जाए? जब हमारा इंटरनल प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह से जब हम बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम की, तो ये हमारा क्या है? लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रिया। जब बात की जाएगी टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज, सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज का दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो उस टेम्परेचर पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या बोल देंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, हमने बात की थी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से क्या होगा। अब जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तब क्या होता है? अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से हमारा जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। अब बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज करने का मतलब था कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया, यानी किसी भी लिक्विड के वेपर बनाने हैं तो उसके वेपर आसानी से तो बनेंगे नहीं अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया।
हमें उसके वेपर अगर बनाने हैं तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इस टेम्परेचर के इंक्रीज करने को ही हमने क्या बोला था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब बात की जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट की। अब फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि किसी का फ्रीज हो जाना, यानी कि इस इक्विलिब्रियम का वापस इस डायरेक्शन में आना। अब वेपर प्रेशर घटने का मतलब है कि जो ये रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं, किस में आना चाहेगी, बैकवर्ड में, क्योंकि ये ऑलरेडी जब बैकवर्ड में है तो इसका टेम्परेचर डिप्रेस कर जाएगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट अब क्या लगेगा, कम। तो उसे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात की जाए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोलैलिटी के। तो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ इंटू में मोलैलिटी। अब ये क्या है, इसे बोला जाता है टी एफ नॉट, यानी कि टेम्परेचर ऑफ, फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, इसे बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इस वाले टेम्परेचर को क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे आपसे क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किस तरह का पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कैलकुलेट, जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको एनसीईआरटी में, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैविंग मोलर मास, मान लेते हैं उसका मोलर मास है y ग्राम पर मोल, उसका मोलर मास गिवन है, हैविंग ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पहले लिखते हैं डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर हैविंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना है, मान लेते हैं 0.48 केल्विन। तो आपसे क्या निकलवा रहा है, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हमने फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ इंटू में एम। इसके के एफ की कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, लगभग होती है 1.86 के आसपास। इसकी वैल्यू 1.86 इंटू में मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, गिवन मास x डिवाइड बाय में मोलर मास y, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास है 100 ग्राम, इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू में 1000। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0.48। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वो क्या आ जाएगा, 0.48 इंटू में y इंटू में 100 डिवाइड बाय 1.86 इंटू में 1000। तो यहाँ से ये क्या आ गया, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो इस तरह से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है। इस वाले फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो उसने क्वेश्चन में क्या कर रखा था, पूछ रखा था। अब आगे बात करते हैं, हमने अभी बात कर ली किसकी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमारी तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, कंप्लीट। अब नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर से हमारे पास आ रहा है ऑस्मोसिस। तो पहले हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होगा, द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ
solvent particles from lower concentration to higher concentration through semi permeable membrane। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर किसे बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या हो गया, द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। किसका फ्लो होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। किसका फ्लो, सॉल्वेंट पार्टिकल का, कहां से कहां, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पीएम का मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर is applied on the account of osmosis। उसे हम क्या बोल देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की एक और डेफिनेशन की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, इससे ये क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द अकाउंट ऑफ ऑस्मोसिस, उसे क्या बोल देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर है द प्रेशर इज अप्लाइड टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ solvent particles। सॉल्वेंट पार्टिकल्स के जो है, हमने ऑस्मोसिस देखा कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो प्रेशर जो अप्लाई किया जाएगा टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोल देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमने उसे क्या बोल दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमने ऑस्मोसिस में देखा कि जो प्रोसेस होती है या फिर फिनोमिना, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, उस फ्लो का स्टॉपेज करवाना, यानी कि उस फ्लो को रोकना। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो हो रहा था लोअर कंसंट्रेशन से लेके हायर कंसंट्रेशन तक, उस स्टॉप को क्या कर देना, उस फ्लो को क्या कर देना, स्टॉप कर देना। उसी को क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, रिप्रेजेंट किसे करते हैं, पाई से। तो हमारा पाई क्या हो जाएगा, पाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो पाई विल बी इक्वल टू सी आर टी। कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे सी क्या है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन टर्म कौन सी लेनी है, मोलरिटी। तो पाई इज इक्वल टू एम आर टी, देन पाई विल बी इक्वल टू एम आर टी। तो पाई क्या हो जाएगा, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू में आर टी। आर हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और आर की वैल्यू क्या लेनी है, जब भी प्रेशर की बात की जाती है तो प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम या फिर बार। तो उसी हिसाब से हम किसी की वैल्यू लेनी पड़ेगी, आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। तो ये हमें क्या लेनी है, आर की यूनिट रखनी है। और टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में। टी हमारा क्या है, टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं।
नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास, मान लो उसे W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास, M से रिप्रेजेंट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, लीटर में, इनटू में R T। तो ये क्या आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी यूनिट क्या क्या हो सकती हैं, इसकी यूनिट हो सकती हैं कौन कौन सी, या तो बार हो, या फिर ATM हो सकता है, या फिर MMO मरकरी ये होगी, या फिर प्रेशर की यूनिट पास्कल। ये सब क्या होती है, प्रेशर की यूनिट। तो इस तरीके से हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब ऑस्मोटिक प्रेशर याद, क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। क्या कैसे आ सकता है, पहला कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर निकलवा सकता है, कैसे, वो देगा एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट देगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की अमाउंट देगा कि वो कितने ग्राम है, मान लो 10 या 20 ग्राम देगा। उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का कुछ ना कुछ क्या होगा, मोलर मास रहा होगा, और कितने ml सोल्यूशन में उसे डिसोल्व किया गया है, और फिर हमसे क्या निकलवा लेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे अगर एक क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन क्या दे सकता है, व्हेन, क्वेश्चन में आ सकता है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 10 ग्राम ऑफ a non volatile solute having molar mass, उसका मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल, dissolve in 100 ml of solution at 27 डिग्री सेल्सियस। कैसे निकालेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई इक्वल टू मोलैरिटी इंटू में RT। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इंटू में 1/V, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में हमने क्या लेना था, वॉल्यूम, दिया किस में है, ml में, तो किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, तो 1000 से डिवाइड, यानी कि 1/100। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 चला जाएगा ऊपर, लीटर में तुम्हें R की वैल्यू क्या लेनी है, 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन। टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर 10 से 10, 20 से 20, यहाँ से ये आ जाएगा 10,000, ये 30 से 30, ये हो जाएगा 1 इंटू में 821 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 इंटू में 10, तो 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 415 के आसपास आएगा, डिवाइड बाय 10 यानी कि 41.5 के आसपास क्या आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ किसकी बात कर ली, चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। आगे कुछ बेसिक टर्म पढ़ते हैं, जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, अगर बात की जाए रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था, रिवर्स का क्या मतलब है, उल्टा। ऑस्मोसिस हमने देखा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड greater than osmotic pressure of solution जब हमने प्रेशर अप्लाई किया, इससे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टू गेट आउट द फ्लो ऑफ solvent particles through semi permeable membrane।
तो उसे क्या बोल देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो गया कि जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो मेम्ब्रेन से क्या हो जाएंगे, फ्लो आउट हो जाएंगे, यानी कि फ्लो आउट हो जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, गेट आउट। तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो गया, सारे के सारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स इम्परमेबल मेम्ब्रेन से क्या हो गए, गेट आउट। तो उसे क्या बोल देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। आगे 3 टर्म पढ़ते हैं। अगली टर्म है, पहली है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। आइसो का मतलब होता है सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, व्हेन सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, सेम। जैसे दो सॉल्यूशन है, अगर पाई 1 इक्वल पाई 2, यानी कि दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है अगर एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। अगला सॉल्यूशन जैसे हाइपरटोनिक। अगर बात की जाए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, व्हेन ए सॉल्यूशन हैविंग लार्ज ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर। मतलब पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2। बात करते हैं हाइपोटोनिक। अगर बात की जाए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपोटोनिक किन्हें बोल देंगे, हाइपो का मतलब होता है कम, व्हेन अ सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर। उसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई 1 लेस देन पाई 2। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, कम। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। ऐसे को बोलेंगे हाइपोटोनिक, और जिनमें सेम हो जाए उनको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। हमने ये 3 तरह के सॉल्यूशंस की बात कर ली। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो हमारा क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा इस चैप्टर से, जो है वेंट ऑफ फैक्टर। अगला टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। तो ये क्या होता है, इसे डिफाइन किया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये रेशियो होता है किस किस का, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर और इसे क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइड बाय में एबनॉर्मल मोलर मास। तो उसे क्या बोला जाता है, वेंट ऑफ फैक्टर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब है कि कोई सॉल्यूट है या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा। स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। वीक कौन से होंगे, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। मतलब कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 100 मोल है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो 100 के 100 मोल्स क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो क्या करते हैं, पार्शियली डिसोसिएट करते हैं।
और मान लो 100 मोल है तो 100 में से कितने टूट सकते हैं? 10%। 10% यानी कि 10 मोल डिसोसिएट करेंगे। 20% डिसोसिएट कर यानी कि 20 मोल डिसोसिएट करेंगे कितने में से? 100 में से। तो व्हेन टॉप फैक्टर की बात की जाएगी, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो डिसोसिएट कर रहा है तो डिसोसिएट होने के बाद जो इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं? डिवाइड बाय में इनिशियली हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट थे, और अगर उन दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? वेंट ऑफ फैक्टर। ये वो हमें किसकी वैल्यू देगा? आई की। या फिर कई ऐसे चीजें होती हैं जो रिएक्शन करने के बाद एसोसिएट हो जाती हैं, एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। अगर बात की जाए पहले डिसोसिएशन की, केस ऑफ डिसोसिएशन, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, वो डिसोसिएट करेगा ए प्लस प्लस बी माइनस में। तो इनिशियल लेवल पे मान लेते हैं कि उसके मोल्स हैं 1, तो इन दोनों के कितने होंगे? 0 और 0। जब इनिशियल लेवल पे रिएक्शन होगी नहीं तो ये डिसोसिएट ही नहीं होगा। अगर ये 1 है तो वो कितने होंगे? 0 और 0। एट टाइम टी, कुछ टाइम बाद इसके कुछ ना कुछ मोल्स डिसोसिएट किए होंगे। मान लेते हैं वो कितने डिसोसिएट किए? 1 माइनस, मान लेते हैं वो अल्फा डिसोसिएट किए। अगर इसका अल्फा मोल्स डिसोसिएट करता है तो इसका अल्फा बनेगा, और इसका भी कितना बनेगा? अल्फा बनेगा, क्योंकि इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है और इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है। तो ये अगर अल्फा डिसोसिएट करेगा तो ये अल्फा बनेगा, और ये भी कितना बनेगा? अल्फा बनेगा। तो टोटल मोल्स की बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए वो कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसल, टोटल कितने आ गए? 1 प्लस अल्फा। तो आई क्या हो जाएगा? अगर आई की बात की जाए हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन होने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन होने से पहले उसके पास कितने मोल्स थे? इनिशियली कितने थे? 1। इनिशियली तो कोई भी मोल डिसोसिएट नहीं हुआ था, तो कितने हो गए? 1। तो आई क्या आ गया? 1 प्लस अल्फा। अब अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मान लेते हैं अल्फा क्या होता है? अल्फा है हमारा परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए बी टाइप का, जिसमें रेशियो ऑफ कैटायन और रेशियो ऑफ एनायन कितना है? 1:1 का। तो अगर 1:1 है, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में गिवन हो कि उसका परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है? 20%। अगर परसेंटेज डिसोसिएशन उसका 20% है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 20% है, तो अल्फा हो जाएगा 20/100, तो ये हो जाएगा 0.2। यानी कि 1 में से कितना टूटा है? सिर्फ 0.2। तो आई क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0.2, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1.2। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? बेल्टो फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर बात की जाए एसोसिएशन, केस ऑफ एसोसिएशन की, मान लेते हैं कोई ए टाइप का है और वो एसोसिएट करने के बाद क्या हो गया है? 2A बन गया है। या फिर एसोसिएशन की अगर बात की जाए, एसोसिएशन कैसे होगा? जब दो मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाएंगे। मान लो हमारे पास एक ए मॉलिक्यूल है और एक दूसरा ए मॉलिक्यूल है, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और
रिएक्ट करने के बाद ये दोनों में आपस में क्या गए, चिपक गए। तो क्या बना लिया, जैसे 2A था, चिपकने के बाद एक मॉलिक्यूल बना लिया। शुरू में 2 थे, बाद में कितना हो गया, 1। तो इसे क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। तो इस तरीके से इसे क्या बोला जाता है, एसोसिएशन। जैसे कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट होते हैं। 2 रिएक्टेंट मान लो A + B गिव्स P। दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके और प्रोडक्ट बना लिया। अब प्रोडक्ट हो सकता, नॉर्मली रिएक्शन कैसे होती है कि जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, वो डिसोसिएट करता है A+ B- में। यहाँ अब क्या होगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। जैसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में क्या कर लेते हैं, चिपक जाते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, एसोसिएशन। जैसे कि ट्वाइस ऑफ CH3COH, इसके 2 मोल्स लिए और इसने एसोसिएट होने के बाद पॉलीमर बना लिया, और पॉलीमर जो था वो एक ही था, उसका नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में 1 था। तो अगर इस केस में हमें वेंट फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इनिशियल लेवल पे वही मान लेते हैं कि इसका 1 मोल होगा, तो उसके कितने होंगे, 0। एट टाइम t इसका कुछ ना कुछ परसेंटेज क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। यहाँ डिसोसिएट वर्ड यूज नहीं करना है। डिसोसिएट का मतलब होता है कि कैटायन या फिर एनायन की फॉर्म में टूट जाना। एसोसिएट का मतलब होता है कि दो चीजों का आपस में जुड़ जाना। जब दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। और हमें क्या मिल जाता है, पॉलीमर। अगर मान लो ये 2 है और ये 1 है, तो इसके 2 से इसके कितने मोल्स बनते हैं, इसका 1 बनता है। अगर ये 1 माइनस अल्फा एसोसिएट करेगा, इसके अल्फा यानी कि अल्फा परसेंटेज क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। तो अगर ये 2 से 1 बन रहा है तो अल्फा से कितना होगा, अल्फा/2। ये कितना होगा, अल्फा/2, क्योंकि यहाँ से 2 से क्या हो रहा है, 1 जा रहा है, यानी कि 2 का हाफ हो रहा है। तो अगर अल्फा एसोसिएट करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, अल्फा/2। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा/2। ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा/2, -2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा/2। तो ये आ गया 1 माइनस अल्फा/2, किसके इक्वल आया, आई के। तो आई आ गया 1 माइनस अल्फा/2 डिवाइड बाय में बिफोर एसोसिएशन कितने थे, 1। तो 1, आई कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा/2। तो अल्फा/2 इक्वल 1 माइनस आई। तो अल्फा विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2i। तो इस तरीके से हम या तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर गिवन नहीं है, या फिर अगर अल्फा की वैल्यू गिवन है तो हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमने बात कर ली किसकी, डिसोसिएशन की और एसोसिएशन की। यहाँ तक ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो हमारा चैप्टर जो है वो सॉल्यूशन खत्म हो चुका है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।